दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के केमिस्ट्री के 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2020 के नए पैटर्न पे आधारित है, जो 2021 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से केमिस्ट्री के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे सी, जल का उबलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन तीसरा है। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चौथा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन उपाचयक है। निम्नांकित में कौन उपाचयक है। तो इसका आंसर H2S होगा। देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ देखिए डी, रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है। आप करके देख लीजिएगा, टी असंतुलित होगा। तो चलिए उसके बाद सातवां देखते हैं। सातवां, इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। तो देखिए ये HNO2 ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। उसके बाद अब चलते हैं, SnCl2 है, SnCl2 अवकारक है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, अंगूर, सेब, जामुन आदि फलों के किण्वन से शराब का बनना किसका उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, तांबे के चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। तो 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर 2Ag + Cl2 होता है। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अम्लीकृत जल से होकर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, यह अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर डी होगा, Na2 और O2। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन है। तो सी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, CaCO3 CaO + CO2 एवं ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 16 नंबर, बरसात के दिन 16 नंबर देख सकते हैं, बरसात के दिनों में प्रायः लोहे की बनी वस्तु के ऊपर परत लाल भूरे रंग का हो जाता है, यानी कि बीज लग जाता है। साथ ही लोहे की वस्तुओं की क्षति हो जाती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो डी इसका होगा, Na2 ZnO2 + H2 बनाता है। 18 नंबर क्वेश्चन होगा, अम्लीकृत जल से 18 नंबर, अम्लीकृत जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 गैस एवं एनोड पर O2 गैस मुक्त होती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरण के रूप में, ना कि सरल सूत्रों द्वारा। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3
ऊष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। यहाँ पे देख सकते हैं वियोजन समीकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए अब हम अगले चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण में चलते हैं। तो देखिए अम्ल क्षार एवं लवण का पहला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आंसर 16 ml होगा, दुगुना बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो pH मान होगा, यानी कि लाल लिटमस पत्र को जब नीला करता है तो उसका pH मान 10 होगा, यानी कि वो क्षारीय। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः H3O+ के रूप में उपस्थित रहता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ देख सकते हैं निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक हल्दी है। चलिए उसके बाद छठा क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। इस विलयन में HCl होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल एवं क्षारीय विलयन का पहचान निम्नांकित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ देखिए सूचक के द्वारा किया जाता है, सूचक के द्वारा किया जाता है। 8वां क्वेश्चन आपका है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, उस यौगिक जल में विलय यह तत्व हो सकता है ये, यानी कि कैल्शियम। चलिए उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो यहाँ देखिए मिथाइल ऑरेंज संश्लेषित सूचक। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन क्षारक है, यानी कि बीजेडेनो क्षारक है। तो चलिए उसके बाद 11वां क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है, Na2CO3 एवं 10H2O, ये सही है। 12वां क्वेश्चन, बहुक्षारक अम्ल पॉलीवेसिक एसिड के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल लवण। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है। तो क्षारीय लवण है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है कार्बोनिक अम्ल। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 15 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का मान pH 7 से हमेशा कम होता है, 7 से ऊपर जाने पे क्षारीय हो जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। तो यहाँ देखिए ये नंबर क्वेश्चन, ये नंबर इसका आंसर होगा, तो HCl होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो B इसका अम्लीय ऑक्साइड होगा, BSO2 अम्लीय ऑक्साइड है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षारीय विलयन में फिनॉल फैथेलिन रंग उत्पन्न करता है, यानी कि क्षारीय विलयन में फिनॉल फैथेलिन रंग उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर D होगा, गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। उसके बाद यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो HNO3 एवं HCl का अनुपात 3:1 होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लवण और जल बनाने की अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 22 नंबर, जल में एक पदार्थ का विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस जल का pH मान हो सकता है। तो संभवतः इस जल का pH मान 5 होगा, 5 7 नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर चौक तथा संगमरमर किसके विभिन्न रूप है। तो यहाँ देखिए चूना पत्थर एवं संगमरमर CaCO3 के रूप है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर,
लिटमस विलियन का वास्तविक रंग क्या है? वास्तविक रंग क्या है? तो यहाँ देखिए सी इसका आंसर होगा बैगनी। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस विलियन का वास्तविक रंग क्या है? लिटमस विलियन का वास्तविक रंग क्या है? एक ही क्वेश्चन है, दोनों 24 बार 2 बार हो चुका है यहाँ पे। देखिए इसका आंसर बैगनी तो बता चुके हैं आप। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 25 नंबर, सभी अम्लों के कौन सा तत्व सामान्य है? यहाँ पे देखिए सभी अम्लों के एच तत्व सामान्य होता है। चलिए ठोस सोडियम कार्बोनेट को पीएच पत्र पर रखा जाए तो पीएच पत्र का रंग कैसा होगा? तो यहाँ देखिए पीएच पत्र का रंग नहीं बदलता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रंगहीन द्रव्य की जांच पीएच पेपर द्वारा की गई। पेपर का रंग लाल गुलाबी हो गया। यह द्रव्य होगा, देखिए यह द्रव्य एथेनोइक अम्ल विलयन होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन के पीएच पेपर को डुबाने पर लाल हो गया, यह विलयन हो सकता है? तो यह विलयन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नीले लिटमस पत्र पर किसी रंगहीन द्रव्य की एक बूंद डालने पर लिटमस पत्र का रंग लाल हो गया, यह द्रव्य क्या हो सकता है? तो देखिए यह द्रव्य तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को कहते हैं। इसको देखिए यहाँ पे संगमरमर भी कह सकते हैं, चूना पत्थर भी कह सकते हैं, खड़िया भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर इनमें से सभी यानी कि डी इसका आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। तो चलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो C6H12O6। देखिए यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ी गलती हुई है, C6H12O6 होगी। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है खनिज। 33 नंबर क्वेश्चन है, खनिज अम्ल है, इसका आंसर H2SO4 खनिज अम्ल है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। सी इसका आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षारक जल में घुलकर उत्पन्न करते हैं। क्षारक जल में उत्पन्न होकर घुलकर OH- उत्पन्न करते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षार है? तो NaOH क्षार है। रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त का पीएच मान 7.4 यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए जठर रस का पीएच मान होता है तो जठर रस का पीएच मान 1.2 यानी कि अम्लीय होता है। यहाँ देखिए 39 नंबर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, जल में क्रमशः H+ एवं OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। चलिए अभी हम धातु एवं अधातु से क्वेश्चन करने जा रहे हैं अगले चैप्टर से। तो यहाँ देखिए पहला इसका जो आंसर बहुत पूछा गया, 18 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए क्या है यहाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ना कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। गलत है और ये तो मायने ही नहीं रखता है, ये इसके लिए कोई भी इसका मायने नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा बी। तो चलिए सही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व देख सकते हैं आप, यह तत्व कैल्शियम हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो यहाँ देखिए इनमें से सभी विधि का उपयोग किया जाता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। चौथा नंबर आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है तो देखिए हेमेटाइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो देखिए पांचवा, धातुओं के चमक का कारण है। धातुओं के चमक का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होता है। पांचवा, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर को हटाने के लिए पाइराइट को गर्म करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जारन विक्रिया विधि द्वारा इसको हटाया जाता है।
चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका निछालन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। 9वां देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो देखिए लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से ही, जबकि ये धातु है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है। ऑक्साइड अयस्कों से 11 नंबर, ऑक्साइड अयस्कों से धातु से निष्कर्षण की सामान्य विधि है ये कार्बन के साथ उपचयन। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 12 नंबर में है निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो ये देखिए ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ देखिए कांसा मिश्र धातु है, 13 नंबर, कांसा मिश्र धातु है, तांबा और टीन का मिश्रण है ये। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा धातु को वायु में खुला छोड़ देने से संक्षारण होता है? तो यहाँ देखिए इनमें से सभी, यानी कि तांबा, लोहा, मैग्नीशियम सबका संक्षारण हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तांबे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पैरासाइट से तांबे का निष्कर्षण किया जा सकता है। देखिए 16 नंबर, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। 17 नंबर देखिए, धातु से अधातु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो ये देखिए इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। देखिए वैद्युत संयोजी यौगिक द्वारा एवं आयनिक यौगिक से। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी धातु को हवा में खुला छोड़ देने से आग पकड़ लेता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, सॉरी। किस धातु को हवा में खुला छोड़ देने से आग पकड़ लेता है? तो देखिए सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसको हवा में खुला छोड़ने पर ये थोड़ा सा भी H2O से संपर्क में आया कि ये इसमें आग पकड़ ले सकता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ये बहुत आप लोग जानते ही होंगे। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो इसका आंसर पारा होगा, दूसरा कौन हो सकता है? उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधातुएं प्रायः चमकीला नहीं होती है, परंतु चमकीली अधातु का नाम है, परंतु चमकीली अधातु का नाम है, देखिए आयोडीन चमकीली अधातु है। चलिए उसके नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उन क्षारीय धातु का नाम बताएं जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, पोटेशियम को, तीनों को चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है, वह कौन सा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है परंतु गर्म जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? यह गैस धातु की सतह से चिपक जाती है, परिणामतः धातु तैरने लगता है, मैग्नीशियम। उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस जिसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? ये 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सी एवं बी 2 या 8 हो सकते हैं। कॉपर रहित मिश्र धातु है, 24 नंबर, कॉपर रहित मिश्र धातु है तो सोल्डर। यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो किस धातु में सबसे कम विद्युत चालकता होती है? तो यहाँ देखिए डी, शीशा एक धातु है, इसमें सबसे कम विद्युत चालकता होती है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा हो तो उसे कहा जाता है? सी, देखिए अमलगम। किस 27 नंबर देखिए, किस मिश्र धातु का गलनांक सबसे कम होता है? देखिए सी, सोल्डर। उसके बाद देखिए 28 नंबर, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है? सी, सोना एवं प्लैटिनम। 29 नंबर, एनोडीकरण प्रक्रिया है? यहाँ देखिए एनोडीकरण प्रक्रिया बी, एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत बनना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का नाम बताएं? देखिए डी, द्रव्य अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। चलिए उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, जस्ते की अभिक्रिया किस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है? तो देखिए HNO3 से कराने पर। 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, धातु का वह ऑक्साइड कौन सा है जो अम्ल एवं क्षारकीय गुण प्रदर्शित करता है? देखिए सी, ये अम्ल एवं क्षारकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है।
33 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन प्रक्रिया दर्शाता है। देखिए तो ये युग्म विस्थापन प्रक्रिया दर्शाता है AgNO3 का विलयन एवं कॉपर। चलिए अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला चलिए, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो देखिए पैराफिन, एल्कीन है ना, इसका एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। बायोगैस, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है तीसरा, बायोगैस के प्रमुख अवयव है, तो यहाँ मीथेन बायोगैस के प्रमुख अवयव। चौथा देखिए, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के मिलने से बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, एल्काइन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम है, एल्काइन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम है इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, यही से ना शुरुआत होता है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए छठा है, एसीटोन में अभिक्रियाशील समूह होता है, तो एसीटोन में ये होता है C+O। तो यहाँ देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है, C2H5OH का IUPAC पत्ती के नाम है। देखिए एथेनॉल, मेथनॉल, क्या होगा इसका, देखिए एथेनॉल, OH ग्रुप लगा हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्केन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो B प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें देखिए इसमें 7 सहसंयोजक बंधन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेनॉन चतुकार्बन यौगिक है जिसका क्रियाशील समूह ब्यूटेनॉन है, यहाँ पे देखिए कीटोन समूह इसमें जुड़ा हुआ है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, साबुन का जलविरागी सिरा विलेय है, इसमें विलेय है हाइड्रोकार्बन में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, ये C3H6 में 3 आबंध होते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनिल ग्रुप कौन है, तो कार्बोनिल ग्रुप CO है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, इसका एल्डिहाइड कहते हैं, CH को एल्डिहाइड। वैसे यौगिक 16 नंबर, वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं D योगशील। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बेंजीन है, यहाँ देखिए बेंजीन चक्रीय यौगिक है। चलिए 18वां क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन एथ मेथ प्रो, यानी कि 3, एक कार्बन को बोलते हैं एथ, दूसरा कार्बन को बोलते हैं मेथ, नहीं एक को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, तो यानी कि CH3CNH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अपने पड़ोस के 4 परमाणु से जुड़े होते हैं। 20 देखते हैं, एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, देखिए H2A। 21 नंबर क्वेश्चन, H2O अणु में होता है, तो H2O अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके बीच सहसंयोजक आबंध होगा, Na और Na के, N और N एवं Na के बीच, नाइट्रोजन एवं सोडियम के बीच। तीसरा देखिए, पेंटेन में समावयवी की संख्या है, देखिए पेंटेन में समावयवी की संख्या 3 है, यानी कि B आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक बंधन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से, B आंसर होगा यहाँ पे। देखिए 25 नंबर देखिए, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है, यहाँ देखिए CH3COOH, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, CH3CHCl3 होता है,
उत्कृष्ट गैस। देखिए नोबेल गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन क्या करता है, देखिए 4 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने का रस मोलेसस या राब बनाने में उपयोग किया जाता है, जिसका किण्वन करके तैयार किया जाता है डी एल्कोहल से। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जेलियस ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल एल्कोहल से अभिक्रिया कर एस्टर बनाता है, देखिए सी एसिटिक अम्ल। 31 नंबर देखिए, एसिटल एल्डिहाइड का IUPAC नाम है, देखिए बी होगा इसका एथेनॉल। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर क्या होगा, देखिए मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है, बहुत ही डेंजरस है इसका। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है, तो इसका गलनांक 290 के होता है केल्विन। 34 नंबर देखिए, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, COOH को यहाँ देखिए अम्ल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण में। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक त्रिज्या वाला तत्व है, यहाँ देखिए 1। दूसरा देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, तो 18। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन, ओजोन के अणु की ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो देखिए 3 होती है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कुल कितने तत्वों की जानकारी आज तक प्राप्त हुई है, तो ये देखिए 114 तत्वों की जानकारी आज तक प्राप्त हुई। छठा क्वेश्चन है, यदि 3 तत्वों के समूह को बढ़ाते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। इस नियम को कहते हैं डोब्रेनर का त्रिक नियम। चल, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 7वां क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा न्यूलैंड, इसका आंसर ए होगा, न्यूलैंड ने। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का मुख्य श्रेय मिला किसको, डमित्री इवानोविच मेंडलीव को, यानी कि इसको सिर्फ मेंडलीव भी बोल सकते, इनका इतना ही नाम लेके काफ़ी है। चलिए मेंडलीव ने, देखिए यहाँ पे मेंडलीव लिखा है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो यहाँ देखिए उन्होंने परमाणु द्रव्यमान का मापदंड अपनाया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। इस नियम का प्रतिपादन किया था मोसले ने, लॉ ऑफ मोसले। आधुनिक आवर्त में कुल 18 उद्ग्रह स्तंभ है जो कहलाते हैं वर्ग, इसका आंसर ये होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग एक के सभी तत्वों का संयोजक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ देखिए सभी का संयोजक इलेक्ट्रॉन होगा 1, यहाँ इसका आंसर ये होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कोष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सूत्र होता है 2n²। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे किसी आवर्त की बाई से दाई ओर जाने पर लेफ्ट टू राइट, दाई ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती या घटती है, तो देखिए यहाँ पे बढ़ती है। 15वां देखिए, अर्ध धातु उसे कहते हैं जिनमें गुण होते हैं धातु एवं अधातु के, दोनों गुण पाए जाते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर मुक्त करती है, देखिए हाइड्रोजन गैस, आग तो करती है जी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है बी, दूसरे 2। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधार है परमाणु संख्या का। चलिए
उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व। चलिए उसके बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है, दीर्घ आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। 21 नंबर देखिए, मैग्नीशियम किस वर्ग का तत्व है, तो मैग्नीशियम दूसरे वर्ग का तत्व है। 22 नंबर देखिए, तत्व X तथा HCl यौगिक बनता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, तो यह Mg के अंतर्गत होगा। चलिए इसका 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के किस वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। 24 नंबर देखिए, दीर्घ आवर्त सारणी में अधातुओं किस ब्लॉक में रखी गई है, देखिए अधातु पी ब्लॉक में रखी गई है। 25 नंबर देखिए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में बोरॉन तथा एल्यूमिनियम के बीच खाली स्थान छोड़ा था, जिसके बाद में भरा गया वह तत्व है, देखिए यहाँ पे गैलियम आंसर होगा, इसका डी आंसर है। निम्नलिखित में देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक आध्यात्मिक गुण वाला है, तो देखिए यहाँ पे डी कैल्शियम होगा, न कि पी होगा, न कि एस होगा, न कि बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक वर्ग का सदस्य नहीं है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक वर्ग का सदस्य नहीं है, तो ये देखिए एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एक वर्ग का सदस्य नहीं है। देखिए 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में किसका आकार बड़ा है, निम्नांकित में किसका आकार बड़ा है, तो इसका आंसर कैल्शियम नहीं कि पोटेशियम होगा। देखिए चलिए उसके बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे आवर्त के किस तत्व का आकार सबसे छोटा है, सी, यहाँ पे देखिए क्लोरीन का। 30 नंबर क्वेश्चन है, तत्व ए बी एवं सी परमाणु में ए का परमाणु क्रमांक संख्या 7 एवं सी का 39 है, तो डोबरेनर के त्रिक सिद्धांत के आधार पर बी का परमाणु क्रमांक होगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा 33। ये खुद आप जब डोबरेनर का त्रिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये निकालना आ जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में बात करेंगे।